अस्सलाम वालेकुम खातून हज़रात। बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो रही हैं जो दुनिया में हो रही हैं। एक दुनिया में एक हलचल मची हुई है कि क्या रहा है और ख़ास तौर पे जब से प्रेज़िडेंट ट्रंप आए हैं, आपको पता है कि कल उनको एक पूरा साल हो गया है। अब साल के अंदर जो उन्होंने थरथली डाली है और जो डिसरप्शंस किए हैं, तो उस लिहाज से मैं तो कहूँगा कि ही इज़ द डिसरप्टर इन चीफ़। तो कमांडर इन चीफ़ जो होता है ना, वो तो होता ही होता है, लेकिन ये डिसरप्टर इन चीफ़ है। तो उन्होंने बहरहाल पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात हैं, उन्होंने भी हमें हिला के रख दिया है कि जो गुल प्लाज़ा की जो आपने खबरें सुनी हैं, जिस तरीके से वहाँ पे मामला चल रहे हैं। एक तरफ आग लगी हुई है, लोग जल रहे हैं, दूसरी तरफ जनाब बड़े-बड़े ब्रांड के कपड़े मँगवा के और पता नहीं क्या-क्या सी शादियाँ हो रही हैं। दिस इज़ अनबिलीवेबल। और फिर एहतराम इंसानियत जो है वो कहीं नज़र नहीं आती है। कोई कोई एक होता है ना कि बंदा हमदर्दी के 2 बोल ही बोल लेता है, वो भी नज़र नहीं आ रही। उधर हम देख रहे हैं कि अडियाला पे वही एक रोज़ाना का तमाशा, हर हफ्ते यही हम देखते हैं, हर एक चीज़ वही रिपोर्ट करते हैं, पता नहीं हो क्या रहा है। और फिर साथ-साथ हम देखेंगे कि ऑपोज़िशन लीडर्स की अपॉइंटमेंट हुई है, वो भी एक एहसान जतलाया जा रहा है कि जी हमने करवा दी है। और फिर हम ये भी ज़रा इंटरनेशनल चीज़ें भी देखेंगे कि गज़ा का जो पीस बोर्ड है, उसमें पाकिस्तान जाएगा कि नहीं जाएगा। ग्रीनलैंड की सिचुएशन जो है, वो बड़ी सीरियस होती चली जा रही है। कल यानी आज ट्रंप जो हैं, वो डेवोस में तकरीर करेंगे, वो वहाँ पे जाके क्या गुल खिलाते हैं, वो भी ज़रा देखते हैं। तो इन तमाम अमूर पे ज़रा बात करते हैं और हमें जॉइन कर रहे हैं अमेरिका से हमारे बड़े भाई, बड़े दोस्त और बहुत ही प्यारे जर्नलिस्ट जनाब साद हफ़ीज़ साहब। साद भाई अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम सलाम कसाना साहब। साद भाई बहुत शुक्रिया। और टू स्टार्ट विद मेरा दिल आज बड़ा ही ख़राब है, मग़मूम है, समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए। हम लोग एक दायरों का सफ़र है जो कि हमारा ख़त्म होने को नहीं आता। हम जब से होश संभाली है ये देख रहे हैं, कोई हमारी गवर्नेंस नहीं है, हमारी कोई सिविक सेंस नहीं है, हमारे कोई लॉज़ नहीं हैं। हम एक तरफ से हादसा होता है, उससे कोई सबक नहीं सीखते हैं, फिर वही 2 साल के बाद रिपीट होता है, फिर कोई सबक नहीं सीखते हैं। हमारे वेक अप कॉल कब आएगी? ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि जो ये जो गुल प्लाज़ा में आग लगी और जिस तरीके से वहाँ पे आपको पता ही है कि क्या-क्या हुआ। जी। कोई वहाँ पे लाइसेंस वगैरह उनके पास नहीं था, कोई सर्टिफ़िकेट्स वगैरह नहीं थे, कोई फायर एक्सटिंग्विशर्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था। व्हाट इज़ योर टेक ऑन? जी, बिल्कुल आपने मिस गवर्नेंस की बात की। पाकिस्तान का तो यही हाल है और रहा है। आप ये देखते हैं कि हम लोग आजकल बड़ी बातें करते हैं कि हम JF-17 जो कि एक असेंबल्ड प्लेन है, हाँ, जगह-जगह बेच रहे हैं और बिलियंस के लिए बेच रहे हैं, बातें बहुत करते हैं। लेकिन अपने घर के अंदर जहाँ कराची इतना बड़ा शहर है, टैक्स इतना अ, अदा करते हैं वहाँ के लोग पाकिस्तान को, और वहाँ ये हालात हैं कि आप एक मॉडर्न सिस्टम, एक प्लाज़ा के अंदर जो इतना इतना ज़्यादा लोग जाते हैं, पॉपुलर प्लाज़ा है, वहाँ आपने इतनी बेसिक सी चीज़ सेफ्टी मैकेनिज़्म जैसे आपने ऑलरेडी आउटलाइन कर दिया, तो हाँ, अफ़सोस ही होता है। और ये जनरली सिंध का ये हाल ही ये है। हाँ, मैं तो कराची से हूँ ओरिजिनली, तो वहीं पैदाइश हुई। तो मैं देखता आया हूँ कि जिस जिस तरह शहर बढ़ता गया और पॉपुलेशन बढ़ती गई, it has lost all sense of uh, uh, you know planning for the future को यानी कि फ्यूचर प्लानिंग तो होती नहीं, होती नहीं है, होती नहीं। सिर्फ करप्शन और कुछ नहीं करना, जल्दी से रिच होना, जल्दी से पैसे बनाना, यही हालत है पाकिस्तान की ओवरऑल और सिंध में पर्टिकुलरली। और ख़ास तौर पे जिस तरीके से मैं देख रहा था कि जो कॉरिडोर्स हैं, उसमें भी दुकानें बनाई हुई हैं। जी जी उसमें भी दुकानें बनी हुई हैं, कोई क्लीयरेंस सर्टिफ़िकेट्स जिस तरह होते हैं, वो नहीं लिए हुए। और किसी भी हुकूमत में वो जी कहते मैं देख बल्कि आज मेरा राब्ता हुआ उनसे, उनका मैसेज आया मुझे लतीफ़ पलीजू साहब का। तो जी वो जी मुझे बता रहे थे, और वो कराची का दौरा करके आए हैं, और वो मुझे बता रहे थे कि वहाँ पे क्या-क्या सूरत-हाल चल रही थी और किस तरीके से वहाँ पे तमाम गवर्नमेंट्स, वो कह रहे थे कि रिगार्डलेस कोई भी जो गवर्नमेंट आई है, वो सारी की सारी इन्वॉल्व रही हैं, सब की सब रिस्पॉन्सिबल हैं। और जिस तरीके से वो ये भी बता रहे थे कि जिस तरीके से कराची में मशरूम ग्रोथ हुई है और जिस तरीके से लोगों की ट्रेनें ला-ला के वहाँ पे लोगों को बसाया जा रहा है, और पता नहीं कहाँ-कहाँ से वो कह रहे थे, बर्मा से, रोहिंग्या, पता नहीं कहाँ-कहाँ से लोग वहाँ पे लाके बसाए जा रहे हैं। और जिस तरीके से कराची की जो फैलाव हुआ है और वो आउट ऑफ कंट्रोल चला जा चुका है, तो ये वो तो कह रहे थे कि ये तो गवर्नेबल ही नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल गवर्नेबल नहीं है। और जिस तरह से जा रहा है, जैसे मैंने कहा कि फ्यूचर प्लानिंग का तो कोई सोचता भी नहीं। तो भाई जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, तो साथ साथ आप प्लानिंग भी करते हैं उसके साथ साथ, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है।
ये तो बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन ये तो है ना कसाना साहब के हादसे हो जाते हैं। अब आपने स्विट्जरलैंड में देखा था कितनी जानें गई थी उस हाँ, हाँ, इतने मॉडर्न मुल्क के अंदर, और इतने सेफ्टी मैकेनिज्म वहां हैं, हादसे हो जाते हैं। हाँ। लेकिन एंटिसिपेटेड होना चाहिए था कुल प्लाजा वाला, क्योंकि आपने जो नहीं, मैं आपको बताऊं, आई एम जी सॉरी टू कट यू शॉर्ट, लेकिन मैं पढ़ रहा था कि कराची में 91% जी 91% बिल्डिंग्स जो हैं उनके यहाँ कोई फायर का बंदोबस्त नहीं है, फायर एक्सटिंग्विशर्स और फायर जी अलार्म्स हैं ही नहीं। जी जी जस्ट जी इमेजिन, जी हाँ, और हम लोग जस्ट इमेजिन द मैग्नीट्यूड ऑफ नेग्लिजेंस। मैग्नीट्यूड, और एक ही गवर्नमेंट वहां रही है कंसिस्टेंटली। आपने ये हाँ, तो नहीं कह हाँ, सकते ना कि कोई और गवर्नमेंट वहां आई थी। लोकल हाँ, हाँ, गवर्नमेंट बिल्कुल यूजलेस है, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट तो वो प्रोग्रेस करने ही नहीं देते। वो चाहे लोकल गवर्नमेंट को तो कोई पावर्स देना ही नहीं चाहते। सारी की सारी जो गवर्नमेंट है वो तो पीपीपी की है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेनली उनकी है। लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई ले तो तब ना जी, मसला तो ये है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई लेता ही नहीं है। जी हाँ, वही वही है बस। और बीच में बस आप देखते ही रहते हैं कि क्राइम बढ़ता चला जा रहा है। ये जो कब्जा माफिया है वो बहुत जबरदस्त ऑपरेशन में है, और आप जैसे कह रहे हैं बसा रहे हैं लोगों को लेफ्ट एंड राइट विदाउट एनी प्लानिंग। अच्छा, साथ-साथ हम ये भी देख रहे थे कि उधर आग लगी हुई है, उधर जनाब लोग जल रहे हैं, ज़िंदा जल रहे हैं, और इधर जनाब शादियाँ हो रही हैं और ऐसे-ऐसे ब्रांड्स के कपड़े। साद भाई, जी ये हमारी कोई हमारे अंदर कोई कोई इंसानियत भी है? कोई मतलब एहतराम की बात होती है कि भई वहाँ पे अगर देखें ना किसी जगह पे फ़ौतगी हो जाती है, तो वो साथ वाली जो गली के लोग हैं या दूसरे लोग जो हैं, वो अपनी शादियाँ पोस्टपोन कर देते हैं कि जी यार जी नहीं, यहाँ ये हो रहा है तो ये यहाँ पे ढोल ढमक्का जो है वो अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ नहीं पे नहीं तो जी हाँ, फेडरल गवर्नमेंट का तो कोई इंटरेस्ट नहीं है कराची के अंदर और सिंध के अंदर, क्योंकि वो तो उन्होंने कह दिया कि पीपीपी आप जो करना चाहें करें। और आप बिल्कुल कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, शादियां इतनी ऑब्सीन शादी थी वो, इस तरह जिस तरह उन्होंने डिस्प्ले ऑफ वेल्थ किया। अब ये हमें पता है कि वेल्थ कहाँ से आई और किस तरह इन्होंने एक्यूमुलेट की। लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारी जो अशराफिया है, जो हमारी एलीट है, एलीट कैप्चर इतना फाइनल है कि उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है ऐसे हादसों से, उनको इंटरेस्ट है मजे करने में, और कोई बात नहीं। ओए होए! ओए होए! बड़ा बड़ा अफ़सोस होता है, बहुत ही अफ़सोस होता है। अच्छा जी, अडियाला में सेम वही रूटीन चल रही है, वही सिलसिला जो हम पिछले कई हफ्तों से देख रहे हैं, वही चल रहा है। अगेन रैली वहाँ पे निकाली गई, फिर वो उसके ऊपर अटैक हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, फिर अटैक हुआ। ये मैं हर हफ्ते आपसे पूछता हूँ कि ये चाहते क्या हैं? क्या करना चाहते हैं? इमरान खान की ज़िंदगी, अब तो लोग सवाल उठाना शुरू हो गए हैं कि क्या इमरान खान की ज़िंदगी भी अभी है कि नहीं है? तौबा इस्तग़फ़ार, नऊज़-बिल्लाह। लेकिन जो भी ज़ाहिर है किस तरह की सिचुएशन में लोग सवाल उठाएँगे ना कि भई इमरान खान से मुलाकात क्यों नहीं करवा रहे आप? जी हाँ, बिल्कुल, आपका बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। अब ये मुश्किल तो ये है ना कि दुनिया के जैसे हालात हैं, उसको लिंक करना पड़ेगा पाकिस्तान के हालात से। दुनिया में रूल ऑफ लॉ खत्म हो गया है। यहाँ तो हर चीज़ बस माइट इज़ राइट, पावर का वो है एक प्रोसेस जिसको सबने अडॉप्ट कर लिया लगता है, और पाकिस्तान का भी यही हाल है। तो आप जैसे कह रहे हैं कि इमरान खान के लिए मुश्किलात और बढ़ रही हैं, और हुँ, मुझे हुँ, मुझे भी वही कंसर्न है जो आपको है। क्योंकि हुँ, अगर ये दुनिया के हालात देखते हुए, एडवांटेज लेते हुए, ये जो हमारी हाइब्रिड रेजीम है, अगर कुछ करना चाहती है तो वो कर भी देगी। और मुझे हुँ। ये डर ये है कि इनको ये रिस्क एनालिसिस करते हैं इस तरह के भाई हम कॉन्सिक्वेंस अगर उस चीज के हाँ। हुए, इमरान खान को अगर कुछ हो गया हम लोग हैंडल कर लेंगे, क्योंकि दुनिया कुछ नहीं बोलेगी। हाँ ना, मतलब जिस तरह आपने फरमाया कि जी अगर 2-3 महीने से लोगों की मुलाकात नहीं हो सकी है और एक दफ़ा भी नहीं पता कि इमरान खान की जी तबीयत कैसी है, उनकी सेहत कैसी है, और लोगों का कोई रिएक्शन ख़ास नहीं नज़र आ रहा। हम हर दफ़ा देखते हैं चंद लोग जाते हैं और ना तो लीडरशिप जाती है, लीडरशिप तो वैसे ही रिडंडेंट हो चुकी हुई है, वो तो इर्रेलेवेंट हो चुकी हुई है। जी तो वो अब देख रहे हैं कि रिएक्शन तो है कोई नहीं, तो खुदा ना खास्ता तीसरी दफ़ा खुदा ना खास्ता, तो अगर अगर वो कुछ एक्सट्रीम स्टेप भी उठा जाते हैं, तो उनको पता चल जाएगा कि भई इन्होंने रिएक्ट तो करना कोई नहीं है। बिल्कुल, और मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं। और यही होगा अगर पीटीआई, जैसे मैंने कहा, फरवरी 8 भी आने वाली है, डेट आ रही है, देखें उसका रिएक्शन क्या होता है। अगर ये पहिया जाम जो स्ट्राइक है पाकिस्तान में उस दिन, देखें उसकी क्या प्रोग्रेस होती है। लेकिन अगर उसका टर्नआउट अच्छा नहीं हुआ और उसकी इम्पैक्ट नहीं हुई, तो फिर इमरान खान के ऊपर काफी प्रेशर पड़ेगा। लेकिन ये जो उसको रैली को ये डिस्पर्स करने के लिए जो
तो अजीब से हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, लोगों को मारते हैं। आज भी एक लड़का जो है उसको बहुत ज़्यादा चोटें लगी हैं जी, और जी। वो इमरान खान की जो बहनें हैं वो गिरी थी वहाँ पे, ये भी मुझे रिपोर्ट किया गया है। तो ये जो टैक्टिक्स हैं, ये क्या हैं कि लोग डर जाएँ, लोग बाहर ना निकलें और लोगों को सोचने में भी पाबंदी लगा दी जाए? बिल्कुल, और कोई इसको वो करने के यानी कि क्रिटिसाइज़ करने के लिए कोई ऑपोज़िशन इसकी ये जो पॉलिसी है इसके अगेंस्ट कुछ आवाज़ उठाने के लिए कोई नहीं उठाता। हमारी जो ऑपोज़िशन है वो भी ऐसी ऑपोज़िशन है कि मेरे ख़्याल में वो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ड्राइंग रूम ऑपोज़िशन है। ड्राइंग हाँ। रूम में बैठ के और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ों के ऊपर उन्होंने कोई रिएक्शन शो नहीं किया। मुश्किल तो अच्छा ये है ये ना। जी, हाँ, लेकिन एक चीज़ ज़रा देखिए कि जो पीटीआई की जो अपनी लीडरशिप है, वो तो ऐसे है कि जैसे वो हमारे यहाँ कहते हैं ना कि धनिया पी के सोई हुई है। अब मसला ये है कि अब इन्होंने महमूद खान अचकज़ई साहब को बना तो दिया लीडर, अब उधर से राजा नासिर अब्बास साहब जो हैं वो सेनेट के लीडर हो जाएँगे। अच्छा, अब जो पीटीआई लीडरशिप है वो अंदर-अंदर से उनको फ़ेल करने की कोशिश कर रही है और कर रही थी। तो भई अगर आप में इतना दमख़म है, तो आपको इमरान खान खुद ही नॉमिनेट कर देते ना, उसने तो आपको किया नहीं क्योंकि आपके ऊपर उसको एतमाद नहीं है और आपने प्रैक्टिकली साबित भी किया है कि आप नाकाबिले एतमाद लोग हैं। तो फिर इसमें अब जो पीटीआई की लीडरशिप है, उससे तो कुछ तवक्को रखना फ़रवरी 8 के हवाले से मेरे ख़्याल है ये तो बिल्कुल ही सही ला हासिल होगा। बिल्कुल। और मैं ये कह रहा था कि रबर स्टैम्प पार्लियामेंट है ये, बिल्कुल रबर स्टैम्प हाँ, पार्लियामेंट है ये। तो इसके अंदर अगर आपने ऑपोजिशन लीडर सेनेट और हाउस में अपॉइंट भी कर दिए, उससे क्या फ़ायदा होगा? क्या और फ़ायदा होगा? हाँ, जी हाँ, तो और आप जो बात कर रहे हैं, वो मैं तो स्टेट मूवमेंट की कई दफ़ा बात कर चुका हूँ। मुश्किल तो ये है ना कसाना साहब कि पीटीआई कोई इनकलाबी पार्टी नहीं है और उसके उसके लिए बनना बड़ा मुश्किल हो गया है क्योंकि उसकी हुँ, लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है। इमरान हाँ, खान अगर बाहर होते बात बिल्कुल डिफरेंट बात होती। और थी हाँ, 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 जी, हाँ, बिल्कुल। तो ये इस सही बात वजह है। से ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, होप रखनी चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं फरवरी 8 को बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। देखें कुछ रिएक्शन होती है अब देखिए ना पाकिस्तान। सुहेल अफरीदी तो काफ़ी एक्टिवली काम कर रहे हैं, वहाँ पे जाते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, अभी मालाकंड का भी उनका प्लान है, स्वात का भी है, मेरे ख्याल 25th को वो स्वात वगैरह में जा रहे हैं। वो सब कुछ अकेले क्या-क्या कुछ कर सकते हैं? स्ट्रीट मूवमेंट के लिए तो पूरी आपको एफर्ट चाहिए और नेशन वाइड चाहिए है। तो नेशन वाइड तो मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो ये उस लिहाज से अगर देखा जाए जो क्राइम नज़र आ रहे हैं, उससे तो यूँ लगता है कि फरवरी 8 भी ऐसे ही फ्लॉप हो जाएगा, खुदा ना खास्ता। जी हाँ, बस लगता तो ऐसे ही है, लेकिन जैसे मैंने कहा उनकी एफर्ट अपनी जगह, लेकिन जैसे उनको अंडरमाइन कर रहे हैं लोग, हुँ, उनको भी अंडरमाइन कर रहे हैं हाँ, और पीटीआई को अंडरमाइन कर रहे हैं, इमरान खान को अंडरमाइन कर रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये बहुत डेंजर है। इस चीज़ हुँ। का बड़ा डेंजर है कि ये फरवरी 8 और फ्यूचर फरवरी 8 भी नाकाम रहेंगे। नाकाम रहेंगे। अच्छा जी, आप ज़रा ये मुझे बताएँगे जो पीस बोर्ड बना है गज़ा का, जी, जी, उसमें ट्रम्प साहब ने पाकिस्तान को भी दावत दी है। अब जी। बाकी जो हैं बहरीन में देख रहा था, यूएई वगैरह ने तो जॉइन कर लिया, वो कह रहे हैं जी हम तैयार हैं। अब पाकिस्तान के लिए क्या होगा? कैसे पाकिस्तान साथ ही उन्होंने $1 बिलियन भी साथ रखा हुआ है कि भई वो भी टिकट के लिए पैसे भी देने पड़ेंगे आपको। तो क्या पाकिस्तान जॉइन करेगा या पाकिस्तान में इतना हौसला है कि पाकिस्तान इनकार कर सके? नहीं, इनकार तो नहीं कर सकता, डिपेंड करता है कि ट्रम्प साहब कितना प्रेशर डालते हैं। लेकिन हमारे पास बिलियन डॉलर्स तो है नहीं। हम लोग आईएमएफ से बोरो करके पीस बोर्ड को ज्वाइन कर लें, वो अलग बात है। कोई और चीज़ बेच देंगे ना। नहीं, नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको कि इसका कोई सेंस नहीं बनता। मैं तो देख रहा हूँ कि ये जो बोर्ड है इटसेल्फ, द आइडिया कि भाई आप यूएन को कंप्लीटली बाईपास कर रहे हैं। यूएन को, जो कि ऑलरेडी वहाँ बॉडी है यूएन का, हाँ, व्हाई आर हाँ। यू क्रिएटिंग अनदर बॉडी? इट मेक्स नो सेंस एट ऑल, जस्ट टू शो। ट्रम्प साहब ये दिखाना चाह रहे हैं कि मैं पर्सनली दुनिया को चला रहा हूँ। यही है ना बात फिर हाँ, फाइनल। हाँ। तो वैसे आज उन्होंने ये कहा है कि मेरा ये मकसद नहीं है कि यूएन को खत्म किया जाए। वैसे तो खैर साद भाई आप भी समझते हैं, यूएन प्रैक्टिकली तो डेड ही है ना, प्रैक्टिकली कर क्या रही है? अभी नहीं, नहीं, ग्रीनलैंड का तो मसला अगर मैं उसको अभी ऐसे नहीं डिस्कस किया जा करता हूँ, रहा, उसमें भी आता हूँ। इन चीज़ों में तो उसका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। मैंने कहा वॉर के बाद बेसिकली रिकंस्ट्रक्शन, ये चीज़ें, इन चीज़ों में तो जब ही इन्होंने वो वर्ल्ड बैंक का जो चीफ है, उसको इन्होंने उसमें बोर्ड में शामिल किया है, वो हाँ, अपनी हाँ। जगह बात है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं ना, डिसीजन मेकिंग आजकल सिर्फ व्हाइट हाउस से हो रही है लगता है। ये हाँ, बात हाँ, हो रही वो तो नज़र आ रहा है, वो तो नज़र आ रहा है। लेकिन साथ-साथ ये भी बताएँ कि जो ये जो एमबीज़ी कल जनाब बड़ा उन्होंने डैश किया न्यू दिल्ली,
और जी 2 घंटे के लिए वहाँ पे गए, बल्कि पौने 2 घंटे के लिए। तो जी ये जी क्या इतना मसला था? क्यों गए वहाँ पे और क्या उन्होंने किया? ये ज़रा थोड़ा-सा हमें बताएँ कि क्या वो- खबरें क्या निकल रही हैं वहाँ से? जी हाँ, मैं उसको फॉलो कर रहा था। ऐसी कोई डैश वैश तो यानी कि प्री प्लान्ड होगा, जाना होगा, शॉर्ट पीरियड के लिए जाना होगा, ये दिखाने के लिए कि हमारी जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक टाइज हैं हिंदुस्तान के साथ, वो इंटैक्ट है। और हम कुछ चीजें, लेकिन एक चीज हुई है उसमें, आपने देखा होगा कि हुँ, वो बात कर रहे थे कि सिमिलर टू पाकिस्तान सऊदी पैक्ट, ऐसे ही कोई चीज इनके साथ हो जाएगी, इंडिया और यूएई का। वो आगे नहीं बढ़ी बात, क्योंकि आई हुँ। थिंक उसके लिए और चीजें चाहिए, बहुत सी चीजें। आई नहीं, थिंक उसके लिए देखें ना, उसके लिए ये भी प्रॉब्लम हो सकता है ना कि नहीं, इंडिया के लिए सऊदी अरब को साइडलाइन करना बड़ा मुश्किल है ना? नहीं, वो अपनी जगह बात है, साइडलाइन करना फॉर दैट रीजन, बिल्कुल ठीक कह हाँ। रहे हैं आप। लेकिन इनके ऊपर यूएई एमबीजेड के ऊपर तो इसराइल का हाथ रखा हुआ है ना आजकल, हाँ, हाँ, तो बिल्कुल, उनको और पक्का, क्या पक्का। सिक्योरिटी चाहिए? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। उनको क्या सिक्योरिटी चाहिए? उनको उनके पीछे तो इज़राइल भी है, अमेरिका भी है। जी लेकिन मैंने कल वैसे ये मुझे कुछ इत्तला मिली थी, मैंने कहा था कि ये बेसिकली मोदी साहब की इन्विटेशन पे और मोदी साहब की एसओएस कॉल पे आए हैं। ये हाँ बाकी चीज़ें जो हैं, ये सारी फ़ॉर्मेलिटीज़ थी, वो उन्होंने कर ली। लेकिन मोदी साहब कह रहे हैं कि प्लीज़ हमारे लिए थोड़ी-सी जगह बनाएँ अमेरिका में, वाशिंगटन में, जहाँ पे आपने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। तो जी हाँ, वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं एक पॉइंट इस पर रेज करूंगा, बड़ी अच्छी बात आपने की, क्योंकि आजकल मोदी साहब बड़े प्रेशर में हैं, उनको ओहो! इंटरनली बहुत प्रेशर ओहो! में है वो। उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो फुली क्वेश्चन हो रही है इस वक्त। हाँ। और इस वजह से एमबीजेड को दावत देना आई थिंक उनके इंटरेस्ट में था। उनके इंटरेस्ट में था। अच्छा जी, आप ज़रा आ जाते हैं ट्रम्प साहब के ऊपर और ये जो ग्रीनलैंड का मसला चल रहा है। एक तो ये है कि आजकल ऐसी-ऐसी बातें हो रही हैं जो कभी हमने सुनी नहीं थी। पहले भी पाकिस्तान में भी ऐसी हो रही हैं, लेकिन अब तो ग्लोबल लेवल पे भी ये सिलसिला शुरू हो गया। ट्रम्प साहब ने मैसेजेस लीक कर दिए, जो प्राइवेट मैसेजेस थे उनके मैक्रोन वगैरह के और दूसरों के, वो रिलीज़ कर दिए, मीडिया में दे दिए। अच्छा, दूसरी तरफ बड़ी एक इम्पोर्टेंट और बड़ी ही, मैं समझता हूँ, सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि रशिया ने स्टैंस ले लिया है प्रो ट्रम्प। और वो ही मतलब रशिया इज रूटिंग फॉर ट्रम्प। कैन जी यू हाँ, इमेजिन? लिंकन, उन्होंने कहा जी कि ये दूसरे लिंकन होंगे, थॉमस जेफरसन लिंकन, क्या नाम था उनका, एब्राहम लिंकन। इब्राहिम लिंकन। अगर ये ग्रीनलैंड कब्जा कर लेते हैं तो ये इब्राहिम लिंकन की तरह दूसरे लिंकन बन जाएंगे। और फिर उन्होंने ये भी कहा है कि ग्रीनलैंड जो है ये डेनमार्क का नेचुरल हिस्सा नहीं था। और ये अगर ट्रम्प साहब लेते हैं तो क्या यहाँ पे ये रशिया भी अपनी पॉलिटिक्स खेल रहा है ताकि नेटो जो है उसका वो रेवलिंग हो जाए और अनरेबल हो जाए और बिल्कुल तबाह हो जाए? आई थिंक उनका मोटिव यही है। लेकिन मैं एक चीज पहले से कह देता हूं कि मैं भी अमेरिकन हिस्ट्री काफी पढ़ी है। एब्राहम लिंकन तो बड़ा पॉजिटिव रोल था अमेरिका के अंदर, ये हाँ, हाँ, बहुत तो अब मैं फर्दर बात नहीं करूंगा इसके बारे में। तो ये रेफरेंस टू अब्राहम लिंकन इज नॉट राइट फ्रॉम रशिया। लेकिन एक चीज हम्म, क्लियर है, उनका इंटरेस्ट यही है कि फूट पड़ जाए नेटो के फूट अंदर। पड़े, हाँ। जी हाँ, और हम बिल्कुल। हम अपने पुराने बदले लें इनसे। इनसे बिल्कुल, तो हाँ, इस हाँ, वजह से इनके लिए तो अच्छी चीज है। अच्छा, अब आज अभी अभी थोड़ी देर पहले प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा है कि मेरी पॉलिसी ग्रीनलैंड में अनचेंज्ड है हाँ, और हम लोग ग्रीनलैंड को टेक ओवर करने जा रहे हैं। ही हैज रीइटरेटेड दैट टुडे। तो हाँ, अब हाँ, देखें हाँ। क्या होता है। नहीं, वो तो कह रही हैं। लेकिन एक चीज़ मुझे बताएँ, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि यूरोपियन जो यूनियन है, वहाँ पे भी रिएक्शन में देख रहा था, जो बाकी लीडर्स हैं, वो भी, अगर ये इस तरह उनके बगल बच्चे बन के बिहेव करते रहेंगे, जैसे मैसेजेस से नज़र आ रहा है, फ्रांस का प्रेसिडेंट ऐसी-ऐसी बातें अजीब तरह की वो कर रहा है, खुशामद कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो इनको कोई अपनी पर्सनैलिटी का ये अपना ख्याल नहीं रखना चाहिए कि भई एक इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हो आप लोग इस तरह बिहेव करो जैसे आप इंडिपेंडेंट होते हो। लेकिन वहाँ पे जाके ये ऐसे वो लेले से बने हुए होते हैं, उसके सामने खड़े हुए होते हैं, तो इनको भी तो थोड़ा-सा चाहिए ना कि अपनी स्पेस खुद क्रिएट करें। मेरे ख्याल में बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। एक इंडिपेंडेंट कंट्री रहेगी दुनिया में जो कि अमेरिका खड़ी हो सकती है अमेरिका के सामने, वो चाइना है। हुँ, आप देखें कि चाइना की जो पॉलिसी है उसको, वो नहीं डरते। तो वो नहीं डरते। ये सारे के सारे इनकी आप बात अच्छा, करें यूरोप अच्छा, को। वैसे वैसे साद भाई, आपने चाइना का ज़िक्र किया ना, आज आपने देखा होगा कि मैक्रोन जो था, वो कह रहा था चाइना को वहाँ पे डेवोस में, कि जी जी। चाइना को हम वेलकम करेंगे कि अगर वो आके हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करें। तो क्या इससे ये मतलब नहीं निकलता कि अब वो सोच रहे हैं कि यार डाइवर्सिफाई करें, हमने बड़ा डिपेंड कर लिया अमेरिका के ऊपर, अब हम चाइना वगैरह से डायरेक्टली बात करते हैं कि यार आओ हमारे साथ और काम करो। जी हाँ, और यही हुआ है भाई। अब चाइना का डिस्पाइट ऑल द ये जो टैरिफ्स लगाए हैं ट्रम्प साहब ने, तो उसमें उसके बाद रिकॉर्ड सरप्लस है, ट्रेड सरप्लस इस साल उनका। रिकॉर्ड सरप्लस उन्होंने किस तरह हुँ, किया है? हाँ, उन्होंने अमेरिका से
डाइवर्सिफाई दूसरी तरफ चले गए हैं, यूरोप चले गए हैं हाँ, और हाँ, एशिया चले गए हैं, एंड दे आर वर्किंग विद मेनी पीपल ट्रेड के ऊपर। तो वही कर एब्सोल्युटली। सकते हैं क्योंकि उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी स्ट्रांग है, हाँ, हाँ। अच्छा, एक तरफ हम इंडस्ट्रियल ये भी कैपेसिटी। साथ-साथ हम ये भी देख रहे हैं कि एक वो आपने देखा होगा यूरोपियन पार्लियामेंट में एक जो जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यूरोपियन पार्लियामेंट के जो हैं, हाँ जी, वो जो जिनका ताल्लुक डेनमार्क से है, उन्होंने तो बाकायदा एफ ऑफ कह दिया है ट्रंप जी। को। उन्होंने कहा कि आप ज़रा ना दूर ही रहें हमसे और कोई ज़रूरत नहीं है। तो मुझे ये बताएँ कि क्या ये बेहतर नहीं होगा? मैं ये भी देख रहा था कि ग्रीनलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कह दिया जी कि अपनी मिलिट्री को ऑर्डर्स दे दिए हैं कि जनाब आप तैयार रहें और ये सब कुछ हो जाए। तो क्या ये अगर बाय फोर्स इन्होंने उनको टेक ओवर करने की कोशिश की, तो फिर क्या कोई जंग होगी या वो चुप करके बैठ जाएँगे जैसे पहले बैठे हुए हैं? ये जो यूरोपियन पार्लियामेंट है, इसको ऑब्वियसली मैं भी ट्रैक करता हूँ बहुत सालों से, हुँ। यूजलेस है बिल्कुल। ये इसमें हर तरह के बयान दिए जाते हैं। मेरे ख्याल ये में इनके सिर्फ सामने, हमारे जैसे मुल्कों के ऊपर पाबंदियाँ लगाने के लिए ही है बस। हाँ, बस बिल्कुल पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए जिनकी हाँ, आप इंटरनली इतने वीक होते हैं कि उनके ऊपर ये कर सकें। एनीवे, तो बात तो ये हो रही है ना कि कुछ नहीं होने वाला। अगर ये ऑक्यूपाई कर देंगे, कर लेंगे, कोई इनके सामने खड़ा नहीं होगा, बयानात ही दिए जाएंगे। अच्छा, अब ये है कि चाइनीज रिएक्शन क्या होती है, कितनी, हाउ फार विल चाइना गो। अब अगर चाइना ने रिटेलिएट किया ताइवान के ऊपर, तो फिर क्या हो सकता है? तो उस वक्त सिचुएशन बड़ी, क्योंकि इट्स वेरी सिमिलर इन टर्म्स ऑफ सिचुएशन। हाँ, हाँ। तो लेट्स सी क्या होता है, लेकिन वैसे मेरा ये वैसे मैं ख्याल है मेरा कि ख्याल है कि ये जो यूरोप, जी, जी क्या फरमाया आपने? मैंने कहा यूरोप चुप बैठा रहेगा, कुछ नहीं होने चुप बैठ वाला। रहे। अच्छा, लेकिन ये जो इन्होंने ट्रम्प कार्ड खेला है ना सही वाला ट्रम्प कार्ड जो है रूस जी, ने, जी, वो मुझे लगता है कि ये इन्होंने बहुत टाइमली खेला है। अब वो यूक्रेन के मामले में भी ट्रम्प की फेवर ले लेंगे और जी, यूक्रेन के मामले में जितनी ज़मीन उन्हें लेनी होगी, वो भी ले सकेंगे मेरा ख्याल। बिल्कुल। और उनका भी ये मोटिव भी है, एक तो खत्म हाँ, करना नेटो को एज हाँ, अ थ्रेट, हाँ, वो अपनी हाँ, जगह है। दूसरा ये कि यूक्रेन की जो उन्होंने एडवांसेस किए हैं वो परमानेंट बना दें। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, एक चीज़ और भी बड़ी इम्पोर्टेंट हुई है, वो ये है कि जो मैक्रोन वगैरह का तो आपने हाल देख लिया। ये हाँ, सारा कुछ एक मैं सोच रहा था कि क्या जो जो डेनमार्क है, इनको ये नहीं चाहिए कि डेनमार्क के अंदर भी और ग्रीनलैंड के अंदर भी एक रेफरेंडम करवा दें, एक जस्ट फॉर द सेक ऑफ पब्लिक ओपिनियन कि भाई रेफरेंडम करवा दें, क्या आप लोग अमेरिका में शामिल होना चाहते हैं कि नहीं होना चाहते? तो उसपे रेफरेंडम में भी पता चल जाएगा। जी हाँ, रेफरेंडम करवा सकते हैं। और उसमें पता नहीं क्या उसमें भी ये है कि कितने ग्रीनलैंडर्स अपने फ्यूचर अमेरिका से टाई अप करना चाहते हैं और कर भी देंगे। तो ठीक है, करवा दें, लेकिन उसका कोई डिफैक्टो कोई उसका हुँ, इफेक्ट नहीं होगा। अच्छा, एक और चीज़ बताएँ, पियर्स मॉर्गन आपको पता ही है जी, कि जी, बड़ा जी, ज़बरदस्त एंकर है। जी, उसने एक तजवीज़ दी है। उसने कहा कि अमेरिका में आइंदा चंद महीनों में फुटबॉल वर्ल्ड कप होने जा रहा है। जी हाँ, सॉकर वर्ल्ड कप जिसको कहते जी, हैं। जी, वो कहता है कि ये जो यूरोपियन ममालिक हैं, ये 10 में से 8 जो मेजर टीमें हैं, जो विन कर सकती हैं, पोटेंशियल विनर्स हैं, ये सारे यूरोपियंस हैं। वो सारे के सारे बायकॉट कर दें, तो कहता है कि हो सकता है कि फिर ट्रंप को थोड़ी-सी वक़्त पड़े कि यार ये तो मसला बन जाएगा, इनसे ज़रा बात की जा सकती है। इज़ दैट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल, क्योंकि फीफा का जो प्रेसिडेंट है इस वक्त वो हुँ, बहुत प्रो ट्रम्प है। और मुश्किल तो ये होगी ना कि कोई यूरोपियन नेशन अपने लोगों को कप से नहीं निकालेगी, बिकॉज दे आर मैड अबाउट सॉकर और फुटबॉल। हाँ, हाँ, और हाँ, हाँ। अगर वो कंटेंडर हैं, ऑब्वियसली देयर इज नो रीजन फॉर देम टू स्टेप असाइड। मेरे ख्याल में इतना पैसा इन्वॉल्व है इसमें कसाना साहब कि सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ, ये सही बात है, सही बात है। अच्छा, ईरान वाले जो हैं उन्होंने तो अब साइ ऑफ रिलीफ ली होगी कि भई ये तो आपस में लड़ पड़े हैं, तो कम से कम हम पे जो अटैक आ रहा था, वो अब थोड़ा-सा ज़रा शायद हो सकता है डिले हो जाए। क्योंकि उनके मैं देख रहा था कि उनकी जो सुप्रीम काउंसिल है उन्होंने भी ये ऐलान किया कि अगर हमला हुआ सुप्रीम लीडर के ऊपर, तो हम जिहाद का ऐलान कर देंगे। जी हाँ, वो तो सीरियसली अगर ऐसी चीज़ हुई, और मुश्किल तो ये है ना कि मेरा ये ख्याल है कि ये सिंपली डिले हुआ, जैसे आपने स्ट्राइक होगा उनके ऊपर, किसी हाँ, वक्त भी हो सकता है। और हाँ, उसमें सुप्रीम लीडर भी टारगेट किए जाएंगे। क्वेश्चन इज कि इनके पास कितना रह गया, कितनी सख्त रह गई ईरान के अंदर टू रिटेलिएट। हाँ, हाँ, ये उनके कैपेसिटी टू रिटेलिएट पे भी मुनहसर है कि वो क्या होता है। अच्छा, कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जी, उन्होंने चाइना का बड़ा ज़बरदस्त प्रोडक्टिव दौरा किया। जी, उसके बाद उन्होंने कतर का बड़ा ज़बरदस्त दौरा किया
और उसके बाद फिर वो भी डेवोस में है। आज आपने उनकी स्पीच सुनी होगी, बड़ी आज तो मैं उनकी बड़ी क्लैरिटी देख रहा था कि उन्होंने कहा कि ये जो हमारा जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर था वो सारे का सारा कोलैप्स हो चुका है और वो तो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने का ये कहानी थी। तो ये जो कारनी साहब को आज याद आया है, क्या आपको रियल वेकअप कॉल समझा जाए, या दूसरा ये भी एक मैं आपको बताऊं, आपने शायद वो देखी होगी तस्वीर के जिसमें आपको याद है जब ये सारे यूरोपियंस जो प्रेसिडेंट्स वगैरह सारे ये गए थे वहां पे ट्रंप में ओवल ऑफिस में मिल रहे थे, तो ट्रंप ने एक साइड के ऊपर एक मैप लगाया हुआ था। वो जो मैप था उसमें उन्होंने अपना अमेरिका के ऊपर भी अपना नक्शा लगाया हुआ था, कनाडा के ऊपर भी अपना नक्शा लगाया हुआ था और ग्रीनलैंड के ऊपर भी नक्शा लगाया हुआ था। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि इज कनाडा नेक्स्ट आफ्टर ग्रीनलैंड? कितना हजम कर सकता है अमेरिका, ये भी तो एक क्वेश्चन है ना, एपिटाइट कितना है अमेरिका का। आई थिंक दैट वुड बी वेरी फूलिश। आज भी एक न्यूज आइटम सर्कुलेट कर रहा है कि कनाडा इज प्रिपेयरिंग फॉर यूएस इन्वेजन, जैसे आप बात कर रहे हैं। हाँ, तो वो अपनी जगह बात है, लेकिन मेरा ख्याल में रियलिस्टिकली ऐसी चीज कोई नहीं होगी। और एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कसाना साहब, ये मिड टर्म इलेक्शन जो अमेरिका में होने वाले हैं 6-8 महीने 8 महीने 9 महीने के बाद नवंबर में, अगर प्रेसिडेंट ट्रंप को रिवर्सेस हुई इसके अंदर और ये दे लूज द हाउस, दे लूज द सेनेट, तो फिर ये पॉलिसीज को रिव्यू करना पड़ेगा ना। तो वो करेंगे क्योंकि नहीं, फिर उनको तो करना पड़ेगा उनको फिर, क्योंकि फिर ये होगा कि रिपब्लिकन्स विल नॉट बी इन ऑफिस इन 2028। हाँ, फिर लेम डक बन जाएंगे ना। हाँ जी, फिर लेम डक बन जाएंगे। लेकिन कनाडा क्या देखें ना, उनके ग्रीनलैंड की तरह या डेनमार्क की तरह कनाडा खैर इतना तो गया गुजरा नहीं है, लेकिन कनाडा कन्फ्रंट तो नहीं कर सकता मेरे ख्याल अमेरिका को। नहीं कन्फर्ट नहीं करेगा, लेकिन ये साहब कार्नी ठीक कर रहे हैं कि भाई चाइना के साथ टाइज डेवलप कर रहे हैं और जगह से भी डेवलप कर रहे हैं, ट्रेड टाइज की बात कर रहा हूँ। तो मिलिटरीली तो ये अमेरिका के सामने खड़े नहीं हो सकते, लेकिन बातें ये ठीक कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है इस वक्त, कोई सुनने वाला नहीं है। आखिर में फिर ये मुझे बताएं कि पूरी सूरत हाल के बाद इमरान खान के लिए कोई गुड न्यूज इस पूरी सिचुएशन से निकलती है? एक ही चीज पॉजिटिव है, मेरा ये ख्याल है कि अब उनको पता चल गया है कि मैंने किसी तरह फिट रहना है, सरवाइव करना है और टाइम का इंतजार करना है, बिकॉज टाइम चेंजेस वेरी क्विकली। अब पता नहीं उनको अखबार भी मिलता है कि नहीं पता मिलता, क्योंकि वो इंटरनेशनल न्यूज वगैरह उनको मिल रही है कि नहीं मिल रही, ताकि वो अपना एक एनालिसिस कर सकें पूरी सिचुएशन पे। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। जी जी, ये अपनी जगह बात है और इसी वजह से उनको अखबार दिए नहीं, कन्फाइनमेंट भी रखा हुआ है। बात है, लेकिन उनकी जो रेजिस्टेंस की जो विल है वो आई थिंक ब्रेक नहीं हुई है, वही सबसे बड़ी उनका मेजर वो है स्ट्रेंथ। हाँ, यही स्ट्रेंथ है उनकी। अल्लाह करे कि ये स्ट्रेंथ कायम रहे और पाकिस्तान के हालात जो हैं वो ठीक रहें। बहुत बहुत शुक्रिया साद भाई, इंशाल्लाह आपसे जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक। एंड हम दुनिया के लिए भी गुड लक कहते हैं, अल्लाह ताला इनको भी संभाल के रखे और ये ट्रंप के जो इशारा है उससे बचाए। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून। अस्सलाम वालेकुम।